जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, वेलकम। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। हम आई बिलीव कि आप लोगों के परसों से जो है जैन पे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? CSS 2023 के। ठीक है, तो आई थॉट कि अच्छा होगा कि अगर हम लोग एक क्विक सा करंट अफेयर्स का रिवीजन करें इसके अंदर ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट आई थिंक कैन कम इन द एग्जाम एंड जिसके ऊपर आप लोगों को टेस्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, एक टॉपिक के अंदर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। आई विल ट्राई के आई विल कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। और उसके अंदर मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता दूंगा कि क्या चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, किस एस्पेक्ट से सवाल आ सकता है, किस एस्पेक्ट से सवाल नहीं आ सकता। एंड इंशाल्लाह आई होप कि अगर आप लोग उस दिन जो है सिर्फ इन चीजों को इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर सके तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स बट ऑल्सो इन द इंग्लिश ऐसे एग्जाम एंड ऑल्सो इन द अदर एग्जाम्स। ठीक है जी। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं। ठीक है, आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने उसके ऊपर काम पहले से किया होगा, लेकिन फिर भी जो है आई जस्ट गिव यू अ रन डाउन जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नंबर वन इशू एज ऑलवेज हमारे टाइम पे भी, हमसे पहले भी और आगे भी जो रहेगा, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड द इकोनॉमिक इश्यूज दैट पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग। ठीक है, आप लोगों के सामने ही है आजकल हमारी जो इकोनॉमिक क्रंच की सिचुएशन चल रही है। इट हैज नेवर बीन दिस वर्स बिफोर। इसके अलावा हमारे पास जो है वो रशिया यूक्रेन का इशू है। ठीक है, रशिया यूक्रेन का इशू जो है इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्लोबल इशू। इसकी वजह से हर कंट्री, हर रीजन के ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी वजह से दोबारा जो है बहुत से टॉपिक्स जो कि पहले पिछले वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर छुप गए थे वो दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के अंदर स्पेसिफिकली इस दफा जिस चीज पे आप लोगों को टेस्ट किया जा सकता है दैट इज COP 27। ठीक है, COP 27 अभी नवंबर के अंदर जो है वो इजिप्ट में हुई थी, शर्म अल शेख के अंदर। और क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोगों को याद है पिछले साल जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे और कितने मैसिव लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डेविस्टेशन हुई थी। इसके साथ साथ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर ऑल दोज अपीयरिंग इन द एग्जाम डे आफ्टर टुमारो। फिर जो है सीपेक। ठीक है, सीपेक की जो डोमेन मुझे समझ आती है जिस पे आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ पे हैं, कितने हैं, क्या सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिलेशंस के अंदर आई सी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, पाकिस्तान चाइना, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई थिंक कि दो रिलेशंस जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान रशिया और पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो रिलेशंस, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो पिछली गवर्नमेंट थे उसके अंदर रिलेशनशिप थोड़े से सौर हो गए थे, अब जाके जो है रिलेशनशिप थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान रशिया और पाकिस्तान यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डेफिनेटली हम अपने रीजन के अंदर हैं, तो हम रीजन के अंदर सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो अफगानिस्तान का है। ठीक है, एंड टाइम एंड अगेन हमें नजर आ रहा है कि वो कैसे प्ले आउट कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर। आज भी आप लोग देखें कि जो पिशावर के अंदर डेविस्टेटिंग एक्ट हुआ है, ठीक है, उसके पीछे भी समहाउ और वन वे और द अदर अफगानिस्तान एंड ऑल द linkages with Afghanistan are related to that particular aspect. फिर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द इंडो पैसिफिक। ठीक है जी, इंडो पैसिफिक। आई होप कि आप लोगों को ये पता है। मैं टॉपिक्स की डिटेल के अंदर नहीं जा सकता और मैं अभी टॉपिक्स की डिटेल में आज जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आई डोंट वांट यू पीपल टू फील एज इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। इस क्लास का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने एक क्विक सी रिवीजन हो जाए और आप लोगों को पता हो कि दिस कैन बी टेस्टेड। ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कुछ उसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। ठीक है, हम लोग इंडो पैसिफिक कहने से उसको अवॉइड करते हैं। इंडो पैसिफिक कहना हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो इंडिया का जिक्र आ जाता है उस लिहाज से। उसके साथ साथ जो ऑकस है, I2U2 है, आपका क्वाड है, ये जितनी भी अलायंसेस बने हुए हैं विद रिगार्ड्स टू इंडो पैसिफिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
फिर एनर्जी। एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि इवन यूरोपियन इकोनॉमीज जो हैं वो जो कहती थी कि जी हमने फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, हमने जो है वो नेट जीरो की तरफ मूव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी अगेन। ठीक है, वो दोबारा उसी पोल्यूटेंट एनर्जी की तरफ दोबारा जा रहे हैं जिससे वो दूर हुए थे पहले। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं एनर्जी के अंदर, वो हमें क्लियरली नजर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आई वुड से लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर ठीक है कश्मीर आ सकता है। कश्मीर के साथ जो इंडिया का हिंदुत्व वाली पॉलिसी है, ठीक है, वो हमेशा आपसे पूछा जाता है। कश्मीर का जो क्वेश्चन है और जो हमारी फॉरेन और जो इंडिया के अंदर हो रहा है विद रिगार्ड्स टू द स्प्रेड ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें जो है ये पूछी आपसे जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि दिस वाज इन द न्यूज अगेन ओवर द लास्ट ईयर, काफी ज्यादा मसला रहा है इस चीज के ऊपर, तो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस आपके आ सकता है। ठीक है, देन योर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, आपके फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स, आपकी फॉरेन पॉलिसी के लूप होल्स, आपकी फॉरेन पॉलिसी की बेटर साइड, इस चीज के ऊपर पूछा जा सकता है। लेकिन आई वुड स्टिल क्लासिफाई दीज एज लेसन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमारे पास और बर्निंग इशूज बहुत ज्यादा है इसके अलावा। फिर आपके पास जो है न्यूक्लियर के ऊपर आ सकता है। तो ये मेरे माइंड के अंदर ब्रॉड ब्रॉड सी थीम्स। ठीक है, अब हम एक एक टॉपिक करके उठाते हैं और मैं आपको अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से मुझे कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगता है कि आ सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, सबसे पहली चीज है, लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है। और एक चीज जो है वो जो बार 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 डिस्कस की जा रही है कि विल पाकिस्तान डिफॉल्ट, विल पाकिस्तान बिकम अनदर श्रीलंका। ठीक है, तो इस चीज के अंदर मैं आपसे, आप लोगों को ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले डिफॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट इज नॉट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या ये नहीं है कि मुल्क खत्म हो गया या मुल्क सिरे से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, और इसके अंदर आपने ये भी देखना है कि व्हाट आर द कंडीशंस जो कि डिफॉल्ट की तरफ लेके जाती है। इकोनॉमी को पढ़ते हुए, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी को पढ़ते हुए, यू नीड टू एनालाइज कि पाकिस्तान के इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कितनी है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कितना है। ठीक है, यू नीड टू गिव द एग्जामिनर समथिंग कि वो पढ़ के बता सके कि यू आर समवन जिसने डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, एक एक मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कैसे करता है। हाउ डज अ कंट्री डिफॉल्ट। ठीक है, हाउ डज अ कंट्री डिफॉल्ट। मैं वो बेसिक बातों के अंदर नहीं जा रहा कि जीडीपी क्या होती है। अगर आप लोग अपियर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं आप लोगों को पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि परसों हम जो एग्जाम हमारे शुरू हो रहे हैं उसके अंदर क्या चीज जो है हमसे पूछी जा सकती है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या इकोनॉमी के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफॉल्ट कब होते हैं, व्हेन यू आर अनएबल टू मेक पेमेंट्स ऑन योर सॉवरेन डेट। ठीक है, सॉवरेन डेट के ऊपर जब आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई बता सकता है कि पाकिस्तान का इस टाइम पे टोटल लोन कितना है। व्हाट इज द टोटल डेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस टाइम पे कितना डेट देना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेट, डॉलर्स के अंदर कितनी है हमारी। ठीक है, यू पीपल आर रिपेयरिंग। ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना अंदाजा होगा कि हमारा डेट कितना है, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो कितने अरसा जो है वो इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, एंड वेयर डू वी स्टैंड विद द रीसेंट सिनेरियो। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डेट, व्हाट आर द रीसेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कितनी है, ये नंबर सारे आप लोगों को पता है क्या है।
ठीक है। एनीवेज ठीक है, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो रीसेंट नंबर है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव फॉलन बिलो $4 बिलियन। तकरीबन $3.6 बिलियन के करीब जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, एंड दे आर मोर और लेस इक्विवेलेंट टू कवर आवर इंपोर्ट्स फॉर अराउंड, ठीक है, 3 वीक्स। तकरीबन 3 साढ़े 3 हफ्तों की जो है हमारी इंपोर्ट कवर कर सकते हैं हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो हमें इस टाइम के ऊपर तंग कर रही है, वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि कंपेयर टू द लास्ट ईयर, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, हमारी रेमिटेंसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर डिक्लाइन कर रही है। और रेमिटेंसेस आर डिक्लाइनिंग। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए पैसा मुल्क में भिजवाते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है फॉर द कंट्री। लेकिन मसला क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू डेज, कि बैंक के अंदर जो है वो कम रेट मिल रहा था आपको डॉलर का, ओपन मार्केट के अंदर रेट ज्यादा था। तो डेफिनेटली लोग जो हैं दे वांट टू गेट मोर मनी, दे वांट टू अर्न मोर मनी, तो वो क्या करते थे, वो बैंक के जरिए पैसे भेजने की बजाय दे वर सेंडिंग मनी थ्रू द अदर सोर्सेज, द इलीगल सोर्सेज, इलिजिटिमेट सोर्सेज। उससे क्या हुआ, उससे आपका जो रेमिटेंसेस का नंबर है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है। पाकिस्तान के पिछले साल जो टोटल हमारी रेमिटेंसेस थी वो तकरीबन $30 बिलियन थी। $30 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस थी लास्ट ईयर। ठीक है। इस साल वी आर नॉट ऑन कोर्स ऑन अचीविंग दोज दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है। तो एक हमें ये इशू इस टाइम के ऊपर फेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि विद रिगार्ड्स टू रेमिटेंसेस है। दूसरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं दे हैव स्टेड कांस्टेंट एंड हैव बीन कांस्टेंट एट द वेरी वेरी सेम नंबर काफी ज्यादा सालों से, वही, ठीक है, 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मनूवर करती हैं, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 60 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाती हैं हर साल, और हम अच्छा खासा डेफिसिट के अंदर जो है अपना करंट अकाउंट हमेशा चला रहे होते हैं। ये जो बीच में फर्क होता है ये कवर हो जाता है कुछ हद तक थ्रू रेमिटेंसेस। ठीक है। रेमिटेंसेस ने पाकिस्तान को अफ्लोट रखा हुआ है, लेकिन जब रेमिटेंसेस भी कम होना शुरू हो जाती हैं तो आपका करंट अकाउंट और आपके रिजर्व्स के ऊपर जो है वो ड्रास्टिक इंपैक्ट आने लग जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा और इम्पैक्ट क्या है? इसके अलावा आपकी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी क्यों हुई हैं? वो महंगी हुई हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है। आप लोगों को अगर पता हो ये जो पर्टिकुलर खिता है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन, हमारी जो ग्रेन है अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ आर ग्रेन इज फेच्ड फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है। और इसके अलावा हमारे रशिया के साथ जो है ताल्लुकात, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया हुआ है इसका। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट आ रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी इंपोर्ट की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोअर प्राइसेस के ऊपर प्रोक्योर करते थे, अब हम हायर प्राइसेस के ऊपर जो है वो प्रोक्योर करने लग गए हैं चीजें। ठीक है। और इसके अलावा और क्या इशू हो रहा है? इसके अलावा और इशू क्या हो रहा है कि हमारे बजट का, ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान का पिछले साल का टोटल बजट का लेआउट कितने का था? कितने का बजट था हमारा? टोटल पाकिस्तान का बजट कितने का था? ठीक है। मतलब ये दीज नंबर्स जो है ना, ये वाले नंबर्स जो हैं, मतलब ये तो आई एम अज्यूमिंग कि यू पीपल शुड बी नोइंग दिस। ठीक है। ये तो ये बहुत बेसिक नंबर्स है, बहुत बेसिक नंबर्स है। पिछले साल पाकिस्तान ने टैक्स कितना इकट्ठा किया? हाउ मच टैक्स डिड पाकिस्तान कलेक्ट लास्ट ईयर? ठीक है। आप लोगों ने फॉरेन जो है हमारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, आप लोगों ने जो है इकोनॉमी का टॉपिक नहीं तैयार किया हुआ। ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अगर लगता है कि आप इकोनॉमी के अलावा पेपर कर सकते हैं तो ये सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के अंदर नहीं आएगा। यू कैन गेट इट इन करंट अफेयर्स, यू कैन गेट इट इन पाकिस्तान अफेयर्स, यू कैन गेट इट इन द इंग्लिश ऐसे, ये हर जगह आपको जो है एप्लीकेबल होगा। एनीवेज जी, पिछले साल हमारा जो टैक्स कलेक्शन थी वो 6 ट्रिलियन की थी। 6 ट्रिलियन की हमारी कलेक्शन थी। और चले, आप लोगों से क्या पूछना, उस 6 ट्रिलियन के अंदर जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट कितनी थी, हमने सूद कितना देना था? ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द टैक्स कलेक्टेड, 60 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन का 60% अप्रोक्सीमेटली, कोई 3.6 3.7 ट्रिलियन हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जो है वो अदा कर दिया।
इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर आपने अदा कर दिया। इसके अलावा आपने क्या किया? इसके अलावा आपने एनएफसी अवार्ड के अंदर सूबों को पैसे दे दिए। इसके अलावा आपने क्या किया? इसके अलावा आपने जो है अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स को पूरा किया। ठीक है, आपने जो है वो सिविल गवर्नमेंट की रनिंग के एक्सपेंसेस निकाले, आपने पेंशन्स के एक्सपेंसेस निकाले, आपने जो सब्सिडीज देनी है आपने उसके एक्सपेंसेस निकाले। ठीक है, और मिला जुला के आपको पता लगा कि आप शुरू में ही बहुत ज्यादा डेफिसिट में हैं। ठीक है, आप शुरू में डेफिसिट में हैं। अब उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपने लोन लेने, आप लोन लेंगे, आपका डेट बढ़ेगा। ठीक है, आपका डेट बढ़ेगा तो आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, आपका जब पैसा आप जहां से कमा रहे हैं वो उस हिसाब से आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारा हमारा एक विशियस साइकिल है। दिस इज द विशियस साइकिल दैट पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। ठीक है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट जो है इट इज स्टैग्नेंट, प्रोडक्शन बेस आपके पास नहीं है। ठीक है, आप ये कहते हो कि जी हमने मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, हमने फलाने के साथ ये करना है, फलाने के साथ वो करना है, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, अनलेस एंड अनटिल आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे, डाइवर्स नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, आपके पास ज्यादा मार्केट्स नहीं होंगी। ठीक है, आप इंटरनेशनली जो है compete नहीं कर सकेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू फेच हायर प्राइसेस। ठीक है, बात यह है कि खाली चमड़ा बेचने से या चावल बेचने से आप कितना पैसा कमा लेंगे। ठीक है, वो मुल्क देखें जो आपके हमसाए में हैं, जो बाकी जगह के ऊपर हैं, जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज दे एडेड वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट्स। हम लोग अभी भी वही चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारा प्रोडक्ट मिक्स उठा के देखें, अभी भी वही है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल कैटेगरी की है। टेक्सटाइल कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन यान की है। कॉटन यान जो है वो सेम मिक्स है, कॉटन यान सस्ती चीज है, वो कब से वही जा रही है। ये अभी तक जो है हम लोग हाई लेवल बैग्स, जूते, बेल्टें, शूज नहीं बना पा रहे। ठीक है, क्योंकि वी डू नॉट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज, हमारे पास वो रिक्विजिट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो रिक्विजिट चीजें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इकोनॉमी के अंदर वी आर स्टक इन दिस विशियस साइकिल। ठीक है, जो जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम लोग जो है वो आईएमएफ के पक्के पक्के मेहमान बने हुए। ठीक है, आईएमएफ के साथ हमारा एक क्लाइंटलिस्टिक रिलेशनशिप। देखें, आप आईएमएफ को क्या गालियां देते हैं? ठीक है, आईएमएफ सिंपली व्यूज यू एज अ क्लाइंट। ठीक है, आईएमएफ ने आपको पैसे देने हैं ना। ठीक है, पैसे देने हैं, और जो जो आपको बैंक अगर आपको पैसे देता है, बैंक इस चीज की यकीन करता है ना कि आप उसको वापस दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो आईएमएफ का भी तो यही पर्पज है। आईएमएफ भी क्या सोचता है कि यार पहले मैं इनके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो उस हिसाब से ले आऊं कि ये इस काबिल तो हो जाएंगे, ये मुझे पैसे वापस दे सकेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मसला क्या है कि एक दफा हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलती है 2 महीने के लिए, हम वो ब्रीदिंग स्पेस लेके उसको पॉलिटिकल विक्ट्री क्लेम करते हैं। ठीक है, एंड देन वी फॉरगेट एंड देन वी एंड अप इन दैट वेरी साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमी के बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। ठीक है, आपकी इंपोर्ट्स बेअंदाजा हैं। ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। अब द पॉइंट इज के आप लोगों ने जो है वो ठीक है सिंपल सॉल्यूशंस नहीं देने कि जी इंपोर्ट बैन कर दें। ठीक है, इंपोर्ट बैन करने से कोई इकोनॉमी, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। ठीक है, कोई चीज तरक्की नहीं करती। अमेरिका का भी करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़ी बड़ी यूरोपियन इकोनॉमीज का भी करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, और ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि इंपोर्ट अगर आप बैन करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक इंपोर्ट पर रिलाई करती है। ठीक है, बहुत हद तक इंपोर्ट के ऊपर रिलाई करती है। द पॉइंट इज कि यू नीड टू प्लग इन द लूप होल्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ से अमाउंट्स लीकेज हो रही हैं, आपने कहाँ से एफिशिएंसी लेके आनी है। ठीक है, ये जो हम कॉस्मेटिक मेजर्स करते हैं ना, हमारे कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं ना, कि 10% तनख्वाह उसकी कम कर दो। ठीक है, गाड़ियां बंद कर दो, फर्नीचर खरीदना बंद कर दो, एज इफ दे आर द मेजर बर्डन ऑन द इकोनॉमी। नहीं, ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल कॉस्मेटिक मेजर्स। यू नीड टू टेक डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, आपने अपने जो स्टेट ओन्ड इदारे हैं आपने उनको खड़ा करना है। किसी भी मुल्क के अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो उसके बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हमारे जो इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वो हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक है, बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक है, अब हाउ डू यू थिंक कि आप क्या पीआईए को हमेशा फंड करते रहेंगे? आप पीआईए को हमेशा पैसे देते रहेंगे और पीआईए लॉस करती रहेगी?
आप हमेशा रेलवे को पैसे देते रहेंगे, रेलवे लॉस करती रहेगी, कब तक होगा ऐसा? ठीक है, आपके इदारों ने मजबूत होना है, आपके इदारों ने स्ट्रांग होना है, आपके इदारों ने जो है वो तरक्की करनी है, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, आप कब तक जो है उनके अंदर सब्सिडी देते रहेंगे? फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ सब्सिडी। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है सब्सिडी का। सब्सिडी, आई होप आप लोगों को पता है कि सब्सिडी क्या होती है। ठीक है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा कि सब्सिडी क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने हर जगह सब्सिडी दी हुई है। सब्सिडी का ये मतलब है बेसिकली या कि अगर एक चीज महंगी है तो हुकूमत कुछ हिस्सा उसका अपनी तरफ से दे देती है ताकि वो आवाम तक सस्ती पहुंच सके। ठीक है, बेसिकली टू एनहांस पब्लिक वेलफेयर। अब मुझे आप एक चीज बताएं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो हर साल 500 से 600 अरब रुपया सब्सिडीज में लगाती है। ठीक है, और वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज होती हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता, कोई फायदा नहीं हो रहा होता। या तो है ना कि आपके इदारों की प्रोडक्टिव बेस बढ़ रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ये जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज हैं, हमने इधर से मूव करना है टुवर्ड्स टारगेटेड सब्सिडीज। ठीक है, और दूसरा हमारे मुल्क में ये है कि हम रियल एस्टेट जो जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, हम इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हम जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है, जितनी भी ब्लैक मनी है, ठीक है, जितनी भी करप्शन की पैसे हैं, सब कुछ जो है वो आपका इधर पार्क हुआ है इन द रियल एस्टेट सेक्टर। और हर गवर्नमेंट क्या सोचती है, हर गवर्नमेंट ये सोचती है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है वो रियल एस्टेट सेक्टर से हो सकती है, जबकि बहुत गलत है। आप देखें, अगर आपने अपनी अवाम को, अपने लोगों को, अपने यूथ को स्किलफुल करना है, ठीक है, तो स्किलफुल जो है वो इस तरह होता है कि अगर आप उनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देते हैं, या आप उनको जो है इतना इक्विप करते हैं कि उनके स्किल्स पॉलिश हो सके। ठीक है, या आप उनको जो है ऐसे इदारों में काम करवाते हैं वेयर दे लर्न। ठीक है, अब जब आपका सारे का सारा पैसा उठ के रियल एस्टेट में चला जाएगा और आप बैठ के इंतजार करेंगे कि जी अब प्रॉपर्टी की वो प्राइस ऊपर गई, अब ऊपर गई, अब ऊपर गई, आपकी इकोनॉमी क्या तरक्की करेगी? आपके लोगों के पास क्या स्किल्स आएंगे? ठीक है, जिसके पास पैसा होता है 2 नंबर का, वो क्या करता है, हर दफा एमनेस्टी स्कीम आती है, वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट कहती है कि चले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पता क्या होता है, ये फायदा हो जाता है कि आपकी जो सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री हैं, ये अलाइड इंडस्ट्रीज हम इनको कहते हैं, ये चलने लग जाती है। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर प्रोडक्टिव एनहांसमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कर रहे आप उधर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा मसले हैं जो कि हमें तंग कर रहे हैं इकोनॉमी के। ये ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है, ये 1 साल का भी 2 साल का भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों ने बातें की हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है कि जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, बी इट द मिलिट्री स्टेक होल्डर्स, बी इट ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, वो एक डॉक्यूमेंट साइन करें। ठीक है, जिसके अंदर वो ये अहद करें कि भाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगा। ठीक है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी। हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट चेंज होती है, आपके थाने का एसएचओ चेंज हो जाता है, आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या सेम रहनी है? ठीक है, तो वी नीड टू रियलाइज, ठीक है, हमें इस चीज का ख्याल करना है कि हम कॉन्टिन्यूटी लेके आए पॉलिसीज के अंदर। हमारे हमसाया ममालिक जो है, हमारा हमसाया मुल्क जो है, जिसके साथ हमें कंपेयर करने का अपने आप को बहुत शौक है, इट इज माइल्स 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 अहेड। ठीक है, वी कैन नॉट इवन कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करना, इट्स लाइक अ फार फेच्ड थिंग, हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को उनके साथ। ठीक है, तो वी नीड टू रियलाइज कि हम लोग कहाँ कहाँ पे मिस कर रहे हैं। आपके मुल्क तरक्की करता है जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे आप एक चीज बताएं, इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि 1 साल से चल रही है, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर? कौन इन्वेस्ट करेगा, मुझे आप बताएं। ठीक है, जब आपसे यानी कि चंद, मेरा ख्याल है 1000 1,500 किलोमीटर दूर जो है यूएई है। ठीक है, दुबई है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट फॉर इन्वेस्टमेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। आपके पास कौन आएगा? सिंगापुर है, ठीक है, जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया में सबसे आसान है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की पॉलिसीज बेहतर है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज, व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि भाई ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दो कि लोग आए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ना करो कि अगर एक बंदा, एक कंपनी अगर कोई अदालत में केस लड़ने जाती है तो उसकी अगली नस्लें जो हैं वो फैसला ले रही हों। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा बैठना है, यू नीड टू थिंक व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, आपने यही करना है।
ठीक है, 10% सिविल सर्वेंट्स की सैलरी कम करने से, फर्नीचर के ऊपर बैन लगाने से, ऑस्टेरिटी मेजर्स करने से, ये सारे कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। ये ऊपर ऊपर से तो चलो समझ आ जाती है कि पैसे थोड़े से बच जाएंगे। ठीक है, आप चार जो हैं वो गाड़ियां आपके पास फालतू हैं, आपने वो बेच दी। ठीक है, और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार यही थी, अब स्टेट विजिट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, गाड़ियां कैसे आएंगी। ये सारे ऑप्टिक्स के लिए होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये ऑप्टिक्स के लिए होता है। ये दिस डज नॉट ऐड वैल्यू। आपने जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, आपने देखना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सारे मामलात हैं। ठीक है, आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने मुल्क को प्रोजेक्ट करना होता है। आपने बताना है कि हाउ विल यू इंक्रीज दोज एक्सपोर्ट्स, आप उन मार्केट्स तक कैसे रसाई हासिल करेंगे, आप कैसे फेवरेबल टर्म्स हासिल करेंगे, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके मुल्क से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास स्किल है, वो जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हाउ विल यू इंश्योर कि यू कीप देम, हाउ विल यू श्योर यू रिटेन देम। तो इकोनॉमी के हमारे मल्टी प्रोंग्ड मसले हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इकोनॉमी को जो है वो मल्टीपल डायमेंशन से अटेम्प्ट करो। ठीक है, इकोनॉमी के मसले मल्टीपल डायमेंशन से बताओ। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हमेशा हमेशा प्लीज प्लीज रिमेंबर टू लिंक इट विद सीपेक, प्लीज रिमेंबर टू लिंक इट विद द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ सीपेक। ठीक है जी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर हम लोगों को फोकस करना है, जिसके अंदर हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो है इकोनॉमी के अंदर हमें पता हो। प्लीज नंबर्स लिख के जाना। आप लोगों को लगता है कि नंबर्स के बगैर आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो? आप लिख दो कि पाकिस्तान हैज वेरी लेस फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दैट्स इट। व्हाट डज इट मीन? ये भाई कितना ट्रेड डेफिसिट है, कितना डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये सारी चीजें दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन वन क्लिक यार। गूगल का एक क्लिक करो ना, गूगल पे एक सर्च तो करो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इन्फॉर्म्ड आंसर दो। ठीक है, इन्फॉर्म्ड आंसर दो। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आंसर दो, पता लगे कि यार इस बंदे को पता है, चीजें पता है, इसको क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, इसको पता है कि क्या चीजें। ठीक है, ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर जो है, डिफॉल्ट का आई वुड से कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। पहली बात तो ये है कि आई डोंट थिंक इस तरह का डायरेक्ट सवाल आएगा आपको कि विल पाकिस्तान डिफॉल्ट। ठीक है, हो सकता है कि आपको आ जाए कि देयर आर रूमर्स या देयर इज थॉट प्रोसेस या जो भी है कि पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। तो यू विल प्रूव दिस विद नंबर्स, आप इसको नंबर्स के साथ प्रूव करोगे, आप इसको जबानी जमा कर से प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हमने देखा है कि हमारा हम करीबी मुल्क है श्रीलंका, वो डिफॉल्ट हुआ। ठीक है, श्रीलंका के डिफॉल्ट होने से क्या क्या हुआ था वहां पे? डिफॉल्ट जब होता है तो क्या होता है? डिफॉल्ट होता है इसका मतलब है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, आपने जो कर्जा देना था आप वो कर्जा जो है वो वापस नहीं कर सके। अच्छा, अब श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंका क्योंकि इट वाज नॉट एबल टू इंपोर्ट और उसके चंद मिलियन जो है वो फॉरेन रिजर्व्स रह गए थे, श्रीलंका रैन आउट ऑफ फ्यूल। श्रीलंका के पास तेल खत्म हो गया, श्रीलंका के पास जो है वो ऑयल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। अब द पॉइंट इज कि जब आपके पास ऑयल और फ्यूल खत्म हो जाता है तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, आपके मुल्क में कुछ भी नहीं चल सकता। आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपके पास ना ऑटोमोबाइल्स चल रही होंगी, आपके ना इदारे चल रहे होंगे, कुछ भी नहीं चल रहा होगा। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आपके पास ये होता है। फिर उसके बाद जो है आप खाने, अगर आप फूड इंपोर्ट करते हैं, फूड इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको लोग जो है वो मुल्क जो है वो कर्जे नहीं देंगे क्योंकि यू विल डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपको कर्जा मिलेगा भी तो आपको कर्जा बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने आपकी जो रेटिंग है वो बहुत नीचे कर दी हो। तो श्रीलंका के साथ ये सब हुआ, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ। ठीक है, लेकिन श्रीलंका को फिर बेल आउट किया गया, श्रीलंका को फिर बेल आउट किया गया। एंड श्रीलंका इज डूइंग प्रीटी वेल नाउ। अगर आप श्रीलंका के ऊपर अभी देखें ना, श्रीलंका के अंदर टूरिज्म जो है वो रिबाउंड हो गया। ठीक है, टूरिज्म जो है वहां पे वापस आने लग गया। श्रीलंका ने 8 पैकेजेस लिए आईएमएफ से, श्रीलंका ने 8 पैकेजेस लिए इंडिया से। श्रीलंका इज नाउ ट्राइंग टू कट डाउन ऑन इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, श्रीलंका वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब नहीं होता कि डिफॉल्ट के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डिफॉल्ट इज अ प्रिटी 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 बैड थिंग। ठीक है, डिफॉल्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। डिफॉल्ट आपके मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर सकता है। डिफॉल्ट जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है गुर्बत, ठीक है, अफलास, जो कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है।
उसको जो है वो बहुत ज्यादा एग्जैसरबेट कर सकता है। तो ये सारा पॉइंट है कि डिफॉल्ट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अर्जेंटीना ने 2002 में डिफॉल्ट किया, ठीक है। फिर आपके सामने जो है वो ग्रीस, ग्रीस का बहुत बड़ा क्रेज था, ठीक है, जिसको हम ग्रीस सॉवरेन डेट क्राइसिस ऑफ 2010 बुलाते हैं। ग्रीस डिड नॉट डिफॉल्ट, लेकिन ग्रीस डिस्पाइट बीइंग अ यूरोपियन इकोनॉमी डिफॉल्ट करने लगा, और उसको फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके पैसे दे के निकाला, क्योंकि उनको पता था कि इसके रिपल इफेक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं। इसके अलावा मेक्सिको डिफॉल्टेड, ठीक है, श्रीलंका डिफॉल्टेड, ये सारे हमारे पास रीसेंट एग्जांपल्स हैं। तो डिफॉल्ट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डिफॉल्ट पे ये मतलब है कि फिर आपका जो कर्जा होता है वो रीस्ट्रक्चर होगा। वो जिन्होंने आपको दिया हुआ है वो आपको टर्म्स कम करेंगे, वो आपका पीरियड बढ़ा देंगे, वो कुछ कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपको कंसेशंस दिए जाएं। तो दिस इज द इशू, ठीक है, दिस इज द इशू। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि यू रन आउट ऑफ फ्यूल, आपके इदारे बंद, यू डू नॉट हैव एनी मनी टू इंपोर्ट, और हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहां पे तकरीबन हर चीज इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, दिस इज डिजास्ट्रस, एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। एंड आई सीरियसली होप एंड बिलीव ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, ठीक है। हम कोई छोटा सा आइलैंड नहीं है, या हम कोई, ठीक है, वी आर नॉट अ आइलैंड इन द कैरिबियन जहां पे हम लोगों को इतने आराम से छोड़ दिया जाएगा कि हम रहने दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप कि अभी सीरियसली कल जो है वो आईएमएफ की टीम आ रही है पाकिस्तान, एंड हमारा ये जो रिव्यू है इट विल बी सक्सेसफुल, इट विल बी सक्सेसफुल। और ये जो अब हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं ये हमें देखनी पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये सीरियसली हमारे मुल्क में इकोनॉमी का अच्छा खासा इस टाइम पे क्राइसिस है, और वो हम लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इकोनॉमी के ऊपर जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर कोई चीज पूछनी है तो पूछे, आई हैव टू रश टुवर्ड्स द अदर टॉपिक्स। चलिए, तो ये ग्रुप में पूछ लेंगे सवाल अगर पूछना हो इन्होंने। चलें चलें, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज, क्लाइमेट, क्लाइमेट जी, ठीक है। मैं नहीं जा रहा बिल्कुल कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे होता है। बाय नाउ यू शुड बी नोइंग दिस कि क्लाइमेट चेंज का क्या फिनोमेना है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। मेरा फोकस है COP27 पे, और मुझे आप में से कोई बताए, जैन साहब को तो मैं देखता हूँ वो शेयर करते रहते हैं, COP27 पे क्या हुआ है बहुत सब्सटेंशियल। COP27 के अंदर क्या हुआ है? किसी को नहीं पता COP27 के अंदर क्या हुआ है, या कोई बताना नहीं चाहता, ठीक है। वैसे हैरानी की बात है अगर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। डोंट मीन टू, ठीक है, आई डोंट मीन टू डीमोटिवेट यू पीपल, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज के पता होना चाहिए यार। एनीवेज, मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये पता है कि कॉप क्या होती है? ये अगली चीज तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। व्हाट इज कॉप? कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? चले, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको आप लोगों से पूछूं या अब ना पूछूं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये चीजें जो है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएसएस एस्पिरेंट जो है ये चीजें उसको हर वक्त पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉप, ठीक है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है इस दफा? ये नवंबर के अंदर इजिप्ट में हुई है। पिछले साल COP26 कहाँ पे हुई थी? COP26 ग्लासगो में हुई थी, ठीक है जी। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट यू कैन जस्ट टेक्स्ट एंड मैसेज, आप ना बोलें कोई मसला नहीं, लोग ज्यादा है वैसे भी मीटिंग में, यू कैन जस्ट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो COP27 सबसे बड़ी चीज विच पाकिस्तान इज टाउटिंग इज द क्रिएशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड। देखें जी, सबसे पहले क्या है कि पाकिस्तान सॉ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हम लोगों ने देखे। 1/3 ऑफ द कंट्री वॉज अंडर वाटर, ठीक है। 40% ऑफ आर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अच्छा खासा हमें जो है वो नुकसान हुआ। अगर आप लोगों ने देखना है कि क्लाइमेट पे हमारा नुकसान क्या हुआ था, तो आई डिड अ इंटरव्यू विद पेनिसिया, ठीक है, वो जैन साहब आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है, उसके अंदर चीजें भी मेंशन है, ठीक है, लेकिन अब मैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जैन भाई प्लीज शेयर कर दीजिएगा वो इंटरव्यू उनके साथ ना दोबारा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं लॉस एंड डैमेज फंड की। पाकिस्तान ने जब पिछले साल फ्लड्स देखे तो हमने उसके बारे में एक ही बात की, हमने बात की क्लाइमेट जस्टिस की। किस चीज की? क्लाइमेट जस्टिस की। किसके ऊपर क्लाइमेट जस्टिस की बात की? पाकिस्तान इज अमंग्स द टॉप 5 क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड मजेदारी की बात यह है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं दे आर नॉट इवन 1%। हम तो बहुत छोटा सा मुल्क है, हमारे पास तो इतनी इंडस्ट्री भी नहीं है कि हम पोल्यूट कर सके दुनिया को, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी बिकॉज द डेवलप्ड वर्ल्ड इज पोल्यूटिंग दिस प्लैनेट, हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज, और हमें हर वक्त जो है सवियर किस्म के हम लोग वेदर पैटर्न्स पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। 2011 के फ्लड्स, 2022 के फ्लड्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हीट वेव्स जो है वो मुसलसल कराची के अंदर हमने देखा था 3 साल पहले। एंड इसके अलावा आपके सारे रेन पैटर्न्स, जितनी भी चीजें चेंज हो, पाकिस्तान ने जब से ये हुआ, पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की। यूएन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है वो प्लेज की, ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों ने पैसे प्लेज किए। COP27 के अंदर हमारी सबसे बड़ी जो हम लोग टाउट कर रहे हैं कामयाबी, वो क्या है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ है। लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर ये बात हुई बेसिकली कि जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पोल्यूट कर रही हैं ज्यादा, ठीक है, वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और जहां पे डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे डैमेजेस हो रहे हैं वहां पे उन मुल्कों को पे किया जाएगा। तो दिस वाज द लॉस एंड डैमेज फंड दैट वाज क्रिएट, ठीक है। और अब ये क्रिएट हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें साथ ही क्रिएट होता है कि पैसे मिलने लग गए हैं उसके, ठीक है। इसके ऊपर अभी एक कमेटी बननी है, जो कमेटी जो है वो इसके TORs, जिनको हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वो TORs जो है वो इसके ड्राफ्ट किए जाएंगे, और वो जो TORs हैं वो ड्राफ्ट होंगे, और अगले साल तक जो है इसके मैकेनिज्म्स जो हैं COP28 तक वो ड्रॉ किए जाएंगे कि कैसे जो है वो अमाउंट की डिस्पर्सल हो, ठीक है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर ऑल दोज कंट्रीज दैट हैव बीन स्ट्रगलिंग टू डील विद क्लाइमेट, ठीक है। अब आपसे जो है इसके ऊपर एनालिसिस पूछा जा सकता है ऑन COP27, ठीक है, ऑन COP27 और जितने भी मैकेनिज्म्स पहले से चलते आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो इस चीज को देखता हूं, मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि आई बिलीव के COP20 जो लॉस एंड डैमेज फंड की क्रिएशन है, ये क्लाइमेट चेंज से वन स्टेप आपको पीछे ले जाती है। देखें, आपका 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या बात हो रही थी? पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये बात हो रही थी कि हमने कैसे जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्रीज तक रिस्ट्रिक्ट करना है, बढ़ने नहीं देना, ठीक है। हर मुल्क को ये था कि आपने अपने अपने जो है, जी मैं अभी आपको रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पे बताता हूँ, ठीक है। अ, तो मैं ये कह रहा था कि हम वो जो है उसके अंदर बात की गई कि हमने 1.5 डिग्रीज तक कैसे रिस्ट्रिक्ट कर। अब मसला यहाँ पे ये है, मसला ये है जनाब कि आप जब लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट कर देंगे, जो पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं दे विल पोल्यूट, ठीक है, दे विल पोल्यूट एंड दे विल कंट्रीब्यूट इन दिस फंड। अगर वो करें, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ये अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इसके अंदर एज सच अभी कोई मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क डिसाइड नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये अनाउंस हुआ है कि ये क्रिएट होगा। इट हैज नॉट एक्चुअली बीन क्रिएटेड, या इसके अंदर जो है एक्चुअली इस चीज के ऊपर बात जो है वो नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ये इसके अंदर ये बात है। अब द पॉइंट इज कि जब वो कंट्रीज जो हैं वो खुद ही पोल्यूट भी कर रही हैं और वो खुद ही पैसे भी दे रही हैं, तो व्हाई विल दे केयर अबाउट 1.5 डिग्रीज? आप मुझे खुद बताएं, 1.5 डिग्रीज के ऊपर जो है वो क्यों फोकस करेंगी? 1.5 डिग्रीज का जो टारगेट है, जो गोल है, उसके ऊपर वो क्यों अंदाजा लगाएंगे? उसके ऊपर वो क्यों फोकस करेंगे? ठीक है, डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना। अब द पॉइंट इज कि मुझे ये लगता है कि लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हो गया, हम जैसे मुल्क खुश हो गए, हमने उसको आके अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सामने एज अ विक्ट्री क्लेम कर दिया कि देखें जी हमारा केस जो है वो दुनिया ने सुन लिया, हमें विक्ट्री मिल गई। लेकिन असल चीज ये है कि हमारा जो प्लेनेट है वो बॉम्ब, आप पैसे देते रहेंगे,
लेकिन कहाँ से हमने स्टेप्स लेने हैं, कैसे स्टेप्स होने हैं, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितने, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा, कहाँ कहाँ पे उसकी चीजें जाएंगी, कैसे होगा मैनेज, इट इज नॉट नोन। तो इस वजह से लॉस एंड डैमेज फंड इज अ गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। लेकिन आवर ग्रेटर गोल शुड बी टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर टू 1.5 डिग्रीज। ठीक है, ये सबसे बड़ा गोल है, क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है इट इज वार्मिंग अप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रैपिड। और इसके अलावा आप ये देखें कि 2010 के अंदर ओईसीडी कंट्रीज, ओईसीडी कंट्रीज एक ग्रुप है, ठीक है, अब उन कंट्रीज ने $100 बिलियन प्लेज किया था फॉर क्लाइमेट। $100 बिलियन 2010 में। कोई पैसे उसके जो है वो रिलीज नहीं, कोई पैसे उसके रिलीज नहीं हुए। इसी तरह अब आपने ये तो फंड बना दिया, अब क्या होगा जी, अगले साल इसके ऊपर दोबारा बात होगी, इसके ऊपर दोबारा बात होगी, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो दोबारा एतराज उठाएगा। ठीक है, वो दोबारा एतराज उठाएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, द लाइक्स ऑफ यूएसए, द लाइक्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, वो सारे इसके ऊपर एतराज उठाते हैं कि जी हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, हमारी इंडस्ट्री ज्यादा है, आप हम लोगों को रोकना चाहते हैं, आप हमें कर्टेल करना चाहते हैं। इंडिया भी इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसके ऊपर एग्रीमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस वजह से वी नीड टू फोकस के जी लॉस एंड डैमेज फंड, इवन दो एक छोटा सा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन इट हैज टू बी फोकस्ड इनफ कि हम लोग जो है वो ग्रेटर विक्ट्री जो है अचीव कर सकें। ठीक है, हम ग्रेटर विक्ट्री जो है इसके अंदर अचीव कर सकें। और अभी जो है एक हमने डोनर कॉन्फ्रेंस करवाई है जेनीवा के अंदर, जो कि 9 जनवरी 2023 के अंदर हुई है, जिसको हम पाकिस्तान रिजिलियंट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिनीवा के अंदर। वो पाकिस्तान के लिए हुई, उसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों ने प्लेज किया। ठीक है, यूके ने $43.5 मिलियन प्लेज किए, स्विट्जरलैंड ने $4.5 मिलियन प्लेज किए। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ अमाउंट्स जो है वो प्लेज। ठीक है, द पॉइंट अगेन ओवर हियर इज कि ये प्लेज्ड अमाउंट्स, ये प्लेज्ड है, ये आपको मिल नहीं गई। ठीक है, ये प्लेज्ड है। अब द असल थिंग इज कि आप जो है एक क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं, आप क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आप अपने मुल्क को हर साल जो है ये जो फ्लड्स आते हैं आप उससे कैसे रोकेंगे, व्हाट आर योर प्लानिंग। आप ये पैसा जो है, आप एक इतना इस टाइम पे गरीब मुल्क बनते जा रहे हैं, विल यू फोकस दिस मनी ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, आप पैसा पॉवर्टी एलिविएशन पे लगाएंगे, स्कूलों पे लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे, या आप ये पैसा क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे लगेंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हर साल 7 से 14 अरब डॉलर चाहिए फॉर अंटिल 2050। 7 से 14 अरब डॉलर इसके दरमियान जो है हमें हर साल चाहिए 2050 तक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम वो मुल्क हैं जिसके इस टाइम पे रिजर्व $4 अरब भी नहीं है, $4 बिलियन भी नहीं है। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा टास्क है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि दिस इज एन इशू ऑफ सर्वाइवल। और ये हमारे लिए भी नहीं है, दिस इज फॉर मेनी मेनी कंट्रीज, कंट्रीज लाइक मालदीव्स। ठीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी 70-80 सालों के अंदर हो सकता है कि दे माइट नॉट इवन एग्जिस्ट। इंडोनेशिया जो है वो अपना कैपिटल जकार्ता शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो पानी के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है वो कोस्टल सिटीज जो है, मियामी फॉर एग्जांपल इन द यूएस, उसको मसला है। ठीक है, आपके पास ओसाका है जापान के अंदर, उसको मसला है। तो देयर आर सेवरल सिटीज एंड सेवरल कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से मसले में है, बहुत ज्यादा मसले में है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर आप देखते हैं कि फ्लडिंग होती है, इंडिया के अंदर जो है इस पिछले साल मैसिव लेवल के ऊपर जो है बारिशें होती हैं, और केरला जो है उनका तकरीबन हर साल, और महाराष्ट्र जो है वो हर साल फ्लड हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंदर यू नीड अ ग्रेटर विजन। ठीक है, आपके पास ग्रेटर विजन आया था इन द शेप ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो है टनल विजन की वजह से और अपनी यूनिलैटरल पॉलिसीज की वजह से खत्म कर दिया। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, इसके अंदर आपने एनडीसीज के ऊपर फोकस करना है। व्हाट आर एनडीसीज? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप जब तक नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये तो देखें कि कौन कितना पोल्यूट कर रहा है, उसका कितना हिस्सा है, कितना उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा यू नीड अ क्लीन ग्रीन डेवलपमेंट फंड, जो कि पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद है। ठीक है, लेकिन उसको फंड कैसे होना है, उसको फाइनेंस कैसे होना है।
ठीक है, आपने जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सी चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ लगानी है। ठीक है, इवन दो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है दुनिया में फॉर द क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म्स जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इसके अंदर पाकिस्तान ने इंश्योर करना है कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हैं, क्लाइमेट चेंज के अंदर हम लोग अच्छा खासा जो है वो एफर्ट कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को हम जो है एट द फोर फ्रंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारी अपनी पॉलिसीज जो है वो गलत है। ठीक है, हम लोग एज अ नेशन जो है वी नीड टू चेंज आवर बिहेवियर्स, वी नीड टू चेंज आवर हैबिट्स। हमें प्लास्टिक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हमें जो है हमारे जो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे जो यूज ऑफ व्हीकल्स हैं, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स है, ये सारा कुछ ये बड़े बेसिक लेवल के ऊपर हमारे सारे क्लाइमेट के मसले को बढ़ाता है, अरे बढ़ाता है। देखिए स्मॉग का इश्यू आपके सामने है। ठीक है, इट इज अ बिग हैजर्ड फॉर स्पेशली द एल्डरली पीपल पंजाब के अंदर और बाकी शहरों के अंदर जहां पे वो ये फेस कर रहे हैं। और ग्लोब क्लाइमेट चेंज कोई भी मुल्क, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मुल्क अकेले हैंडल नहीं कर सकता। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ ग्लोबल सोल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी मैं क्लाइमेट चेंज जो है वो हल कर लूंगा, मैं हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा लूंगा। ठीक है, आप अकेले जो है वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़े लेवल के ऊपर, वो एक मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो एड्रेस होता है। और क्लाइमेट चेंज के अंदर यू नीड ग्लोबल सॉल्यूशंस। यू नीड ग्लोबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ग्लोबल सॉल्यूशंस आपको चाहिए, आपको कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस तरह के एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं, आपको उस तरह का नहीं चाहिए चीजें। यू नीड अ थिंग दैट इज ग्लोबल, दैट इज फोकस्ड। और फिर क्या हो रहा है, ये जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है ना, ठीक है, ये यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर से क्लाइमेट चेंज का मसला जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को बीट करने के लिए दे आर प्रोड्यूसिंग मोर। उनकी डर्टी इंडस्ट्रीज हैं, वो डर्टी इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूट कर रही हैं एंड दे डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओन द थिंग दे केयर अबाउट इज देयर ओन इंडस्ट्रीज। ठीक है, दे ओनली केयर अबाउट देयर ओन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई और सवाल है तो पूछो। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई और सवाल है तो पूछो भाई। क्लाइमेट डिप्लोमेसी, अच्छा जी, देखिए जी क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है वो बेसिकली इस टाइम के ऊपर, आप चलें इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आपका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के बाद काफी ड्विंडल कर रहा है, क्योंकि हमारा रिलेशन विद द यूएसए वाज ऑलवेज सीन थ्रू द अफगान प्रिज्म। ठीक है, अफगान प्रिज्म के साथ देखा गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अब हमारे पास बहुत कम चीजें रह गई हैं जिसके ऊपर हम यूएसए के साथ जो है वो कोऑपरेट कर सकें या जिसके ऊपर हम यूएसए के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन क्लाइमेट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। क्लाइमेट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके ऊपर हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं। क्लाइमेट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके ऊपर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं दुनिया को, क्योंकि ये एक वो चीज है विच इज ऑफ अ कॉमन कंसर्न टू एवरी। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर आप क्या करते हो, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर यू कम अप विद फीजिबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यू कम अप विद प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है आप कोशिश ये कर सकते हैं कि यू अट्रैक्ट द अदर साइड, कि वो आपके साथ जो है कोऑपरेट करे उसके ऊपर। जैसे हम जो है यूएसए के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जब से अफगान मसला खत्म हुआ है तो वी आर ट्राइंग कि हम किसी भी तरीके के साथ यूएसए के साथ ऑन फेवरेबल टर्म्स आ जाए विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट डिप्लोमेसी। ठीक है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के साथ हम उनके ऊपर जो है वो फेवरेबल टर्म्स के ऊपर आ जाए। और हम लोग जो है वो क्लाइमेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यूरोपियन यूनियन को भी यही बताते हैं, हम लोग जो है उनको भी यही बता रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को भी यही बताते हैं। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी इट्स जस्ट वन ऑफ दोज वेरी एस्पेक्ट्स जो कि क्लाइमेट के अंदर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम क्लाइमेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर लें टू एनहांस आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो इसके अंदर सिर्फ यही है क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अंदर। ठीक है जी, क्लाइमेट देखिए अब वो तो सवाल के ऊपर आएगा। ठीक है, आपको COP27 अगर आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपने जो है ये कहना है कि भाई लॉस एंड डैमेज फंड तो बन गया। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड की ऑपरेशनलाइजेशन किधर है। ठीक है, COP27 के अंदर फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करने के ऊपर किधर बात हुई है, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है,
असल चीज तो वो है जो कि क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1.5 डिग्री वाली बात है वो किधर है, उसके ऊपर बात नहीं हुई। ठीक है, आपके नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात नहीं हुई। तो खाली लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करना जो है उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि COP27 जो है वो जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस थी। जी, क्लाइमेट जस्टिस ही तो हम मांग रहे हैं। वी आर आस्किंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस का ये मतलब है कि भाई हमने तो दुनिया को पोल्यूट नहीं किया ना, हमने तो अपने आप को पोल्यूट नहीं किया। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्यों डेवस्टेट हो, हमारे क्यों लोग मरे, हमारे क्यों इलाकों में पानी आए, हम लोग क्यों फेस करें जब हम ये चीज कर ही नहीं रहे। दिस इज व्हाट क्लाइमेट जस्टिस है। हम क्लाइमेट जस्टिस मांग रहे हैं। ठीक है, और COP27 जो है, आप कह सकते हो कि अगर इट अभी तक तो है इसके ऊपर बात नहीं हुई हुई कि लॉस एंड डैमेज फंड सिर्फ क्रिएट होने की बात हुई है। इसकी जो निटी ग्रिटीज होती है ना कि कैसे क्रिएट होगा, कब होगा, कौन पे करेगा, कितना पे करेगा, ये डिटेल कहीं नहीं है इसकी। तो COP27 के ऊपर आप ये नहीं कहेंगे कि जी इट इज एन ऑल आउट सक्सेस जस्ट बिकॉज ये लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हो गया। तो हमेशा अपना एनालिसिस जो है वो बैलेंस्ड रखो। ठीक है, लेकिन बी वेरी एनालिटिकल। एनालिटिकल जो है वो उसके हिसाब से बात करें। ठीक है, चलें जी, अगला बताओ। भाई अगला जो है, जो I4C, जो मुझे लगता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है जी, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या, कोई बता सकता है? व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो कर लेते हैं यार, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, वो आप उसके अंदर जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अपनी भी बातें लिख सकते हैं। वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को कुछ पता है कि SEZs क्या होते हैं? व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? ठीक है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किस चीज का हिस्सा है? वेयर डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड आर कॉल्ड। भाई प्लीज ये डेफिनेशन ना लिखना। ठीक है, प्लीज ये डेफिनेशन ना लिखना। क्या नाम है आपका, फरहान? वरना आपका पेपर आगे चेक नहीं होगा। ठीक है, प्लीज। ठीक है, दिस इज द लास्ट डेफिनेशन दैट आई वुड एक्सपेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, मैं आप लोगों को इसका एक जामिया किस्म का एनालिसिस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, या बनने हैं बल्कि, अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहला फेज था जो कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेट करता था, वो फेज खत्म हो गया। हम सेकंड फेज के अंदर उसके दाखिल हो गए। और सेकंड फेज जो है वो कहीं गुमसा हुआ है, कहीं स्लो हुआ है, कहीं उसके ऊपर इतना खासा काम जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उसके अंदर ये तय हुआ था कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो टोटल पाकिस्तान के अंदर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, दे आर गवर्नड अंडर, मैं आपको लॉ का बता दूं उसका लॉ क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का लॉ है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है 2012 का। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को गवर्न किया जाता है थ्रू द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का एक इदारा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बेसिकली आप किस पर्पस के लिए बनाते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप इस पर्पस के लिए बनाते हैं कि आप जो है वहां पे इंडस्ट्री को लोकेट करवाएं, इंडस्ट्री से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, और आप क्या करते हैं, आप वहां पे उनको पूरी फैसिलिटीज देते हैं, आप वहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, आप उनको वहां पे पानी बिजली चीजें बना के देते हैं। ठीक है, और आप उनको वहां पे कुछ अरसे के लिए जो है वो टैक्स की छूट देते हैं। ठीक है, कि भाई आप हमारे पास आके लोकेट करें, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आए, आप यहाँ पे चीजें लेके आए, हम आपको टैक्स की छूट भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन शर्त यह है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें, आप यहाँ पे जो है बेसिकली इंडस्ट्री को फरोग दें। तो ये बेसिकली पर्पस होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर वेरी वेरी क्लोज टू योर
कनेक्टिविटी लिंकेजेस, यानी कि या तो मोटरवे के पास होंगे, या आपके रेलवे लाइन के पास होंगे, या आपके किसी मेजर एयरपोर्ट के पास होंगे। ठीक है, पास होने का मतलब है कि ज्यादा दूर नहीं होंगे, उसी करीब में होंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी है वो सही रहे। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के अंदर जो है, मुझे कोई बता सकता है कि कुछ नाम बता दें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के? बाय द वे, आप लोगों ने सीपैक की वेबसाइट के ऊपर जाना है और आप लोगों ने देखना है कि सीपैक का कौन सा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, सीपैक के कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कितना काम हो चुका है, कितना काम रहता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर जो है प्लीज फोकस कर लें और ये चीज देख लें आप कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आपके एक इनॉग्रेशन हुई। ठीक है, कादराबाद कोल पावर प्लांट। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये कोल पावर प्लांट है, दिस इज नॉट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है आपके पास एक है अलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद। ठीक है, उसके बाद आपके पास है धाबे जी, आपके पास है रशा कई, आपके पास है हब इन कोयटा, आपके पास है बोस्तान इन कराची। ये जो मुझे याद है इस टाइम के ऊपर। ठीक है, ये चंद जो है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब आप ये देख लें, मैं आपको सिर्फ हमारा फेलियर बता देता हूं इन दिस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो 2022 के अंदर इनॉग्रेट होने थे। ठीक है, इस टाइम पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नजर आ रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो 2027 या 2028 तक जाके इनॉग्रेट। ठीक है, 2027 या 2028 तक, इतना ज्यादा जो है हम इसके ऊपर रिलैक्स हो चुके हैं। हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर किया? जो पिछली गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन द प्रीवियस गवर्नमेंट फोकस ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन केपी के अंदर, जिसका नाम है राशाकई। अब मजेदारी की बात आप ये देखें कि राशाकई जो है वो मोटरवे से भी दूर है। राशाकई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पे पहुंचाना भी इंतहा का मुश्किल काम है। और राशाकई जो है वो एक नेचुरल सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी। अब हमारी पॉलिसी फेलियर आप ये देखें कि आपके पास जो है कराची के अंदर ऑलरेडी हर फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास जो है साइट एरियाज अवेलेबल है, आपके पास एवरीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल, पोर्ट कासिम, किमाड़ी पोर्ट, सारी चीजें आपके पास कराची के अंदर अवेलेबल है। रादर देन फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे हर चीज आपके पास अवेलेबल थी, आपने ये प्लान किया कि नहीं, हम सबसे पहले जो है वो केपी के एक दूर दराज इलाके के अंदर जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, जहां पे ना आपकी रेलवे लाइन गुजरती है, ना कोई मेजर एयरपोर्ट है, ना उसका मोटरवे के साथ लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारे बहुत बड़े फेलियर्स हैं। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा ये है कि आप देखें, अब बात ये है कि हर चीज चाइना ने तो नहीं आपको करके देनी ना। ठीक है, चाइना आपको असिस्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन वी आर अ सॉवरन कंट्री, कुछ हमने भी तो करना है खुद। अब मसला ये है कि चाइना इंडस्ट्री भी लगा दे, लेकिन भाई आप कुछ करके तो दो, आप वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक चीजें तो प्रोवाइड करके दो। वो भी हम लोगों ने नहीं की। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंडस्ट्री वहां पे आके लोकेट करेगी? वी हैवंट डन दैट। ठीक है, अब इंडस्ट्री को पानी चाहिए, इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, इंडस्ट्री को जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपर बिजली का निजाम चाहिए, सैनिटेशन का निजाम चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, आपको जितनी भी एंसिलरी फैसिलिटीज हैं, यू नीड ऑल ऑफ देम। अब ये सब तो चाइना ने नहीं करना ना, ये सब तो हमने करना है। ये आप जब सब कुछ कर लेंगे उसके बाद इंडस्ट्री रिलोकेट होगी। ठीक है, तो यही हमारा मसला है। एक साइड पे हम इकोनॉमी का रोना रोते हैं कि इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, और दूसरी साइड पे जो इकोनॉमी को बदलने के हमारे पास मौके हैं, उनको हम इस तरह जाया करते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन बी अ गेम चेंजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑफ द चाइना पाकिस्तान। चीज के ऊपर फोकस करना है तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर फोकस करें, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इतना ज्यादा मोल्ड करें कि लोग आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें, लोग आपके मुल्क के अंदर आके इंडस्ट्री लगाएं, लोग आपके मुल्क के अंदर आके पैसा लगाएं। ठीक है, दिस इज हाउ इट शुड बी डन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा सीपेक के बारे में बताता चलूं। सीपेक की डिटेल्स मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। सीपेक को बेहतर कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है सीपेक के अंदर? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक ये है कि आप सीपेक को एक्सटेंड करना चाहते हैं, ऐसा ही है।
हम सीपेक को बढ़ाना चाहते हैं, सीपेक के अंदर हम बाकी मुल्क जो है उनका इजाफा करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला मेरे भाई ये है कि एक साइड पे आपके पास अफगानिस्तान है, ठीक है, जो कि वहां पे एक अनरिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है। एक साइड पे आपके पास इंडिया है, ठीक है, जो कि आपका मेजर एडवर्सरी है। ठीक है, तो आपने सीपेक एक्सटेंड कहाँ करना है? देखें, आपके पास सीपेक की नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी है, ऊपर से लेके नीचे तक नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी। अगर आपने सीपेक के अंदर और इम्पेटस ऐड करना है ना, तो आपको सीपेक की ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी क्या मतलब है कि आपको अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, आपके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि दोनों नहीं है। तो सीपेक का सबसे बड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लम ये, चलें सीपेक आपको नॉर्थ टू साउथ तो कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ ऊपर चाइना, ठीक है, साउथ में आपको कनेक्ट कर रहा है प्रॉपर, ठीक है, वहां से इंडियन ओशन के साथ आपका लिंकेज, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीपेक को वाकई गेम चेंजर बनाना है, तो सीपेक के अंदर आपको ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी चाहिए। सीपेक की ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी है वो हमारे पास नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से सीपेक जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इनइफेक्टिव है इन टोटलिटी। ठीक है, और दूसरी बात वही आ जाती है कि आप चाइना से कितनी की उम्मीद रखते हैं कि चाइना आपके लिए सब कुछ करेगा, आपको पैसे भी देगा, आपको इंडस्ट्री भी लगा के देगा, इंडस्ट्री चला के भी देगा, सब कुछ करके देगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। यू नीड टू हैव योर हाउस इन ऑर्डर, यू नीड टू हैव योर हाउस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि चीजें जो हैं वो एक सही पाथ के ऊपर जो है वो चल रही हैं, और उनके ऊपर जो है सही काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जो है हम जो है ऐसे ही चला रहे हैं मामला और चलते रहेंगे ऐसे, चाइना आपको हर दफा एड देता रहेगा। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, और ये हमारा बहुत मसला है। चले, अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करते हैं, करते हैं दोबारा, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है जी, तो क्लैरिटी कुछ हुई है आप लोगों को? कुछ मतलब बातें जो है, आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जो किताबी बातें, जो एनालिटिकल बातें हैं, जो कि आप लिख सकते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो आप लोगों को जो है वो बताई जा सके इसके अंदर, कि जो कि इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, आप हर जगह पर मिल जाएंगी। मैं आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को एक डिफरेंट फ्लेवर जो है वो दिया जाए, और आप लोग उसी हिसाब से जो है वो एनालाइज कर सकें इन चीजों को। अच्छा जी, अगली चीज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन। अच्छा, अब रशिया यूक्रेन जो है ना, वो मल्टीपल एस्पेक्ट से आ सकता है। एक तो जिन लोगों को आईआर है, ठीक है, वो तो तैयार रहे, उसके अंदर रशिया यूक्रेन आना है, ठीक है, आना ही आना है, ठीक है, रशिया यूक्रेन आना है। रशिया यूक्रेन आपको शायद ऐसे के अंदर भी मिल जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रशिया यूक्रेन आपको जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर मिल जाए, रशिया यूक्रेन आपको पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मिल जाए। तो रशिया यूक्रेन क्योंकि इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रशिया यूक्रेन, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे हुआ, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, जो जो अटेम्प्ट दे रहा है उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो किस प्रीटेक्स्ट के ऊपर शुरू हुई, ठीक है, किस प्रीटेक्स्ट के ऊपर शुरू हुई थी, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या रीजन थी, क्यों शुरू हुई। मैं फोकस कर रहा हूं ऑन द एनालिटिकल पार्ट, ठीक है, कि उसका एनालिटिकल पार्ट क्या है। देखें जी, रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका सवाल आ सकता है विद रिगार्ड्स टू नेटो, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू एनर्जी, ठीक है, उसका आ सकता है विद रिगार्ड्स टू जो बाइडेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उसका आ सकता है विद रिगार्ड्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया की जो इस वॉर ने क्रिएट कर दी है। ये चंद मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप रशिया यूक्रेन वॉर को एनालाइज कर सकते हैं। देखें जी, जब व्लादिमीर पुतिन ने ये जंग शुरू की, तो व्लादिमीर पुतिन से कुछ मिसकैलकुलेशंस, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन से कुछ मिसकैलकुलेशंस, और वो मिसकैलकुलेशंस क्या है, ठीक है। सबसे पहली मिसकैलकुलेशन जो पुतिन से हुई, वो हुई विद रिगार्ड्स टू द एबिलिटी ऑफ इट्स आर्मी टू डिलीवर अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स। उसको लगता था कि उसकी आर्मी जाएगी, विक्ट्री लेगी, वापस आ जाएगी, बहुत स्विफ्ट होगा।
दूसरी मिसकैलकुलेशन जो प्यूटन ने की, वो प्यूटन ने की विद रिगार्ड्स टू हाउ ही अंडर एस्टिमेटेड वेस्ट्स रिस्पॉन्स। जो वेस्टर्न मुल्कों का रिस्पॉन्स था, प्यूटन ने वो भी अंडर एस्टिमेट किया। प्यूटन को लगा था कि दे विल नॉट गेट टुगेदर, प्यूटन को लगा था कि दे विल नॉट फॉर्म अलायंसेस। ठीक है, ये आईआर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, कि उनको ये लगा था कि जी, प्यूटन को लगा था कि वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा, अलायंस नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं, वहां पे अलायंस डेवलप हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस डेवलप। तीसरी मिसकैलकुलेशन प्यूटन ने क्या की? तीसरी मिसकैलकुलेशन प्यूटन ने की विद रिगार्ड्स टू द रिजॉल्व ऑफ द यूक्रेनियंस। उसको लगा था कि भाई, यूक्रेन के अंदर मेरे बहुत ज्यादा हिमायती हैं, हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हमारे लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। हम यूक्रेन में जाएंगे, लोग हमारे लिए निकल आएंगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी फेवरेबल थिंग फॉर रशिया। तो ये बेसिकली जो है, ये प्यूटन की मिसकैलकुलेशन, ये सारी प्यूटन की मिसकैलकुलेशन। अब इस जंग ने बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो बड़ी फेमस एक बात है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाज हाफ डेड। ठीक है, बाइडेन को डोमेस्टिकली भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, और बाइडेन जो है, ही वाज आल्सो नॉट गोइंग डाउन वेल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, यकदम रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकेम ऑल द मोर रेलिवेंट, बिकेम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। और उससे क्या हुआ कि हाफ डेड जो बाइडेन के अंदर एनर्जी आ गई, एंड हाफ डेड जो बाइडेन जो है वो डोमेस्टिकली भी रेलिवेंट हो गया, और हाफ डेड जो बाइडेन जो है वो इंटरनेशनली भी रेलिवेंट। ठीक है, यकदम जो है पूरी दुनिया जो है वो देखने लग गई टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। क्योंकि किसी ने भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेनलैंड यूरोप के अंदर इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी। मेनलैंड यूरोप के अंदर किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन जब ये जंग हुई, तो इसने बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी चीजों को हिला के रख दिया कि भाई, ये कैसे होगी जंग, ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं कि जी, आपस में सारे कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई चीज जो है प्यूटन ने नहीं देखी, और हर चीज जो है वो प्यूटन ने खत्म कर दी। ठीक है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जो नॉर्म होता है ना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और सॉवरेनिटी का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग नॉर्म है दुनिया के, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि हम किसी मुल्क में किसी जगह के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, प्यूटन ट्रम्प्ड ऑल दोज नॉर्म्स। ठीक है, प्यूटन ने वो सारे नॉर्म्स को ट्रम्प किया, और प्यूटन ने जो है हर चीज को छोड़ के आगे चला गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ, और इससे जो बाइडेन जो है, उसको बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, तकवीयत मिली। ठीक है, जो बाइडेन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। इससे पहले क्या था, इस जंग से पहले नेटो इररेलेवेंट थी। ठीक है, नेटो का इतना कोई खास, आप लोग कह लें कि फंडिंग का स्ट्रक्चर भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रसल्स के अंदर समिट हुआ था नेटो का, उसमें अंदर जाके लड़ा था यूरोपियन लीडर से कि भाई, नेटो की फंडिंग बढ़ाओ, नेटो के पैसे बढ़ाओ, नेटो को फंड किया करो। इस जंग के बाद लिटरली क्या हो रहा था, इस जंग के बाद यूरोपियन कंट्रीज पूछ रहे थे कि बताओ कितना फंड करना है, कितना पैसा देना है नेटो को, हम लोग देते हैं ताकि हमें बचाया जा सके। ठीक है, हम लोग बच सके नेटो से, ये रशियन थ्रेट्स। तो जो भी यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑटोमेटिकली पूरे होने लग गए, इन द शेप ऑफ नेटो बिकमिंग स्ट्रेंथनिंग, इन द शेप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेटिंग द पोजीशन ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन द शेप के यूएसए को मौका मिल रहा है नाउ कि वो जो रशिया है, जो रिसर्जेंट रशिया है, उसको किसी भी तरीके से दोबारा अच्छी तरह जो है वो गिराए, और इस पोजीशन में गिराए कि दोबारा उसको उठने में टाइम लगे। ठीक है, इसके अलावा आप और चीज देखें, दो ऐसे मुल्क जो कि मुसलसल न्यूट्रल होते थे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था किसी जंग से, नेटो से, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी नेटो ज्वाइन करने की, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करें कि ये सारी विक्ट्री किसकी है?
ये सारी विक्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स की है, ये सारी विक्ट्री जो है, ये सारी विक्ट्री नेटो ब्लॉक की है, ये सारी विक्ट्री जो है मिलिट्री अलायंस की है। ठीक है, व्हाट डिड व्लादिमीर पुतिन गेन आउट ऑफ इट? ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारा इसका एनालिसिस है। अब मसला क्या है जो कि थ्रेटन करता है? मसला ये थ्रेटन करता है कि ये जंग यूक्रेन से निकल के कहीं बाहर ना चली जाए। और बाहर ये निकल के कहाँ जा सकती है? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं करीबी, ये जहां पे जो है ये मसला बढ़ सकता है, जहां पे ये मामला बढ़ सकता है? कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, कोई मुझे बता सकता है? फ्री, मैं उसको गिफ्ट दूंगा मुल्तान आके, जो बंदा मुझे बताएगा कि ये जंग जो है ये यहाँ से कहाँ जा सकती है, कौन से थिएटर, कौन सा मुल्क, कौन सी जगह के अंदर स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, नहीं मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइना ताइवान इशू। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से जो है बढ़ सकती है, वो सारे तुक्के लगा लो, ये यहाँ से बढ़ सकती है इनटू अ रीजन, इनटू अ कंट्री कॉल्ड मोल्डोवा। ठीक है, और मोल्डोवा जो है उसके तकरीबन तकरीबन सिमिलर सिमिलर किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे यूक्रेन के। मोल्डोवा के अंदर भी एथनिक रशियंस हैं, मोल्डोवा के अंदर भी रूसी फौज है, मोल्डोवा के अंदर भी जो है एथनिक स्पीकिंग रशियंस है। तो असल मसला ये है कि कहीं ये ना हो कि ये मसला जो है एक और थिएटर में चला जाए, ये ना हो कि इसके अंदर बाकी मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। बेलारूस जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ही बड़ा सपोर्टर है ऑफ रशिया, और बेलारूस जो है इट इज टोइंग द पॉलिसीज ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो यही सारा मसला है इस टाइम। आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस क्या है ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने बहुत ही एक इनकॉन्क्लूसिव किस्म का रिस्पॉन्स रखा है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग जो है वी वैल्यू आवर नेशनल इंटरेस्ट, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। हमने ये कहा कि टेरिटोरियल नॉर्म की जो इंटेग्रिटी है उसको प्रिजर्व रखना चाहिए हमेशा, जो कि होना भी चाहिए, जो कि हमारा सही स्टांस है। दूसरा हमने क्या कहा, इसके साथ हमने कहा कि हम अनडिविजिबल सिक्योरिटी फॉर ऑल चाहते हैं, यानी कि हमने इम्प्लिसिटली जो है वो सपोर्ट कर दिया किसको, रशिया को। क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जी रशिया को भी तो आपने तंग किया है ना, रशिया को भी तो आप, रशिया कह रहा था कि नेटो को एक्सपेंड ना करो, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो की रोको, लेकिन आपने भी तो रशिया की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं रोको, नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं रोकी। तो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया, और जो जीए जनरल असेंबली के अंदर जब इसकी रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, पाकिस्तान डिड नॉट वोट, पाकिस्तान डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो पाकिस्तान का ये ऑफिशियल स्टांस है। ठीक है, पाकिस्तान किसी एक साइड को कैटेगोरिकली जो है वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम नहीं कर सकते। देखें, द पॉइंट इज, आप खुद सोचें, हम ये कह सकते हैं कि रशिया ने जो है वो सही किया है यूक्रेन के अंदर जाके, तो हमारा कश्मीर वाला मसले का क्या बनेगा? कैन वी से दैट? और रशिया के साथ आजकल हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वाई कर रहे हैं, तो हम रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान रशिया चाइना का जो है एक इम्प्लिसिट किस्म का नेक्सस है। ठीक है, तो हमें उस चीज का भी ख्याल रखना है। तो हमारी ये पॉलिसी है ऑन रशिया मैटर। रशिया के अंदर ये यूक्रेन वाला सवाल आसान है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, स्पेशली फॉर द आयर पीपल। ठीक है, वो एनालाइज कर सकते हैं इसको थ्रू रियलिज्म, थ्रू कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, थ्रू लिबरलिज्म, जैसे भी आप लोग चाहें, उसके अंदर बहुत ही आसान है ये। तो डू फोकस ऑन इट एंड डू अटेम्प्ट इट। ठीक है, ये जरूर इसको जो है आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अच्छा, मुझे इसका मतलब नहीं समझ आता, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मतलब आप पूछना इसमें क्या चाह रहे होते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू पीपल वांट, कि मैं इसके अंदर क्या बताऊं? देखिए, अब बात यह है कि परसों एग्जाम है। ठीक है, मैं ये बैठ के आपको नहीं बता सकता कि हेडिंग कैसे बनानी है। ठीक है, और हेडिंग कहाँ बनेगी, कैसे आएगी, मेजर हेडिंग क्या होगी, माइनर हेडिंग क्या होगी, क्योंकि यही तो सारी पॉइंट है, यही तो सारा मकसद है कि आप लोगों को एनालिसिस पता हो, जैसा सवाल आए। ठीक है,
अच्छा जैन भाई देखिए ना, वो अगर इसमें न्यू स्टूडेंट्स चले ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली जो है उनके लिए बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी सेशन करके उनको बिल्कुल बेसिक से जो है उठाऊंगा, उनको बताऊंगा कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन आज की क्लास के अंदर जो है वो मैं ये नहीं बता सकता कि आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है, आपने लिखना कैसे है, क्योंकि वो फिर टाइम का एक तो शॉर्टेज है, टॉपिक्स जो है वो रह जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हेडिंग्स जो नए स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपको जो है वो निचले लेवल से बताऊंगा कि हाउ डू वी अटेम्प्ट दिस, हेडिंग्स कैसे बनती हैं, लिखते कैसे हैं, चीजें कैसी होती हैं, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका परसों पेपर है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये एनालिसिस उनके लिए है कि आपके पास जो सवाल आएगा आप अकॉर्डिंगली उसको पढ़ेंगे। ये ना प्लीज अब ये ना हो कि मैं जो आज बातें बता रहा हूँ जो मर्जी सवाल आए परसों वही जो है वो लिखा हो पेपर के अंदर। ठीक है, अगर नंबर अच्छे लेने हैं तो बिल्कुल डायरेक्टेड आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेलिवेंट होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। और जो बाकी नए लोग हैं वो परेशान ना हो, ठीक है, वी विल हैव मेनी मेनी मोर इंटरेक्शंस, और मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो है उसके ऊपर बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा जी। ठीक है, कोई इसके ऊपर सवाल है तो मुझसे पूछें। होने तो चाहिए सवाल वैसे आप लोगों को, स्पेशली जिनकी तैयारी तगड़ी है उनके तो होने चाहिए। देखें, करंट अफेयर्स का जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो करंट अफेयर्स का सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन होता है ना, यू स्टार्ट दैट इंट्रोडक्शन विद अ रीसेंट इवेंट। रीसेंट इवेंट से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने एग्जामिनर को बताना होता है कि आप उस इवेंट को फॉलो कर रहे हैं, आप उस चीज को जो है वो थ्रू आउट फॉलो करते आ रहे हैं, आप उस चीज को देखते आ रहे हैं कि उस चीज के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू पीपल डू। ठीक है, तो जो भी है रिसेंट इवेंट, ठीक है, आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही लिखना है, नहीं। आप उसके अंदर कोई भी रिसेंट इवेंट लिखें, आप उसके अंदर कोई भी रिसेंट चीज मेंशन करें, लेकिन वो सवाल के साथ जरूर रेलिवेंट होना चाहिए। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, अगला थोड़ा सा अफगानिस्तान डिस्कस कर लें। ठीक है यार, अब तो अफगानिस्तान आप लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए, मतलब मैं इतना आप लोगों के साथ अफगानिस्तान जिनको पता है पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। ठीक है, ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमारे पास मसला क्या है, इशू क्या है इस टाइम पे। चलो इस टाइम पे मैं आज आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एट द मोमेंट एज ऑफ नाउ, क्या सबसे बड़ा मसला है हमारा? आप लोगों की नॉलेज है, अगर आज आप लोगों ने जो है सिर्फ आज का इवेंट पेशावर के अंदर फॉलो किया तो आपको समझ आ जाएगी कि सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है। सबसे बड़ा हमारा मसला ही जो वहां पे टीटीपी सपोर्ट है, जो वहां पे टीटीपी बैठी हुई है। ठीक है, और टीटीपी जिसने जो है हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारों के ऊपर जो है एक इम्प्लिसिट किस्म की जंग का ऐलान किया। ठीक है, बॉर्डर इशू तो एक ब्रॉडर मसला है ना। ठीक है, इस टाइम के ऊपर हमारा क्या इशू? देखिए, बात यह है कि तालिबान हुकूमत आती है 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के अंदर। हमें ये लगता है कि भाई शायद अब जो है हमारे मामलात इनसे बेहतर हो जाएंगे, हमारे ताल्लुकात हम रिवाइव कर लेंगे। ये लोग कहते हैं कि ये लोग तब्दील हो चुके हैं, ये जो है अपने प्रोमिस को भी निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तालिबान वही पुराने तालिबान है, वही हार्ड लाइन फॉलो कर रहे हैं, वही वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो कि वो पहले फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, और तालिबान जो है दे आर स्टिल वेरी मच स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई दुनिया का मुल्क ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, और हमारा जो मसला है वो दुनिया के मसलों से और भी ज्यादा। हम उनके साथ एक 2500-2600 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, बहुत बड़ा हमारा बॉर्डर है। हमारे हजारों लोग जो हैं वो डेली आते हैं, डेली जाते हैं। हमारी तिजारत बहुत ज्यादा है, हमारे दरमियान स्मगलिंग बहुत ज्यादा है, हमारे दरमियान करेंसी की स्मगलिंग बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों का बहुत ज्यादा रिलायंस, और हमेशा से एक ये अप्रोच रही है कि जी पीस इन अफगानिस्तान इज पीस इन पाकिस्तान। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन अब आप ये देख लें कि हमने जो है, मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो दुनिया ने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, चंद चीजें थी जो हमने उनसे एक्सपेक्ट की।
उसमें से वो चीज, एक चीज क्या थी, चीजें क्या थी, कोई बता सकता है कि व्हाट वर दोज थिंग्स, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट की गई थी फ्रॉम द अफगान तालिबान, क्या था वो? व्हाट वाज एक्सपेक्टेड? ठीक है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट यानी कि जिसके अंदर आपके पश्तून्स भी हैं, जिसके अंदर आपके उज़्बेक्स भी हैं, जिसके अंदर आपके ताजिक्स भी हैं, सारा कुछ। फिर दूसरा था वुमेन राइट्स। इसको ना, इसको वुमेन एजुकेशन ना लिखिएगा, वुमेन राइट्स का लिखिए, ठीक है, टॉक अबाउट वुमेन राइट्स, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या मतलब है वी रिप्रेजेंट अफगानिस्तान एज पर यूएन? ठीक है, मैं अभी बताता हूँ राबेल आपको ना, इसके बाद आप 10, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे द प्रोमिसेस जो कि अफगानिस्तान के साथ हुए, ठीक है। सबसे पहला प्रॉमिस था इंक्लूसिव गवर्नमेंट, वुमेन राइट्स। अगला इंपॉर्टेंट चीज थी नॉट टू लेट योर सॉइल बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, ठीक है। ये तीन मेन चीजें थी जो कि दुनिया ने इनसे एक्सपेक्ट की थी, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन, ये सारी चीजें जो थी ये, लेकिन इनमें तीन ये मेजर चीजें, ठीक है, कि आप अपना लैंड इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, आप वुमेन राइट्स के ऊपर बात जो है वो ख्याल करेंगे। दे डिड नॉट स्टूड दे डिड नॉट स्टैंड ट्रू टू एनी ऑफ देयर प्रॉमिसेस, बिल्कुल भी उन्होंने किसी चीज के ऊपर नहीं। हमने उनसे एक एडिशनल प्रॉमिस ये लिया था कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को हमारे बॉर्डर से दूर रखें, ठीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीटीपी को उठा के हमारे बॉर्डर पे बिठाया। और उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पाकिस्तान से क्या डिमांड करते हैं टीटीपी, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ टीटीपी फ्रॉम पाकिस्तान? व्हाट आर द मेजर डिमांड्स, वो क्यों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उनकी डिमांड्स क्या है पाकिस्तान से? कुछ तो उनकी भी डिमांड्स होंगी ना पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ऊपर या किसी मामले के ऊपर। जी वेरी गुड, ठीक है। देखो इसको, हाँ जी, वो क्या चाहते हैं, रिवर्सल ऑफ द मर्जर ऑफ फाटा। फाटा का मर्जर उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, फाटा का मर्जर उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा वो क्या चाहते हैं, इसके अलावा वो चाहते हैं शरिया इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से, ठीक है, कि जी शरिया की इम्प्लीमेंटेशन हो, फाटा का जो है वो मर्जर रिवर्स हो, ठीक है। वो अपने आर्काइक जो माइंडसेट है उनका, वो उसी के अंदर जो है वो फोकस रहना चाहिए। अब ये दोनों चीजें नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, विच इज वेरी वेरी सिंपल, कि हम ये दोनों चीजें जो है वो नहीं कर सकते। अब नाउ दे हैव टेकन अप अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पहले तो बीच में सीज फायर थी, हमारी तरफ से भी जिरगा किया, हमारी तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी घर भी गई वहां पे, काफी ज्यादा एंगेजमेंट हुई, लेकिन वहां पे मसले मसाइल जो है वो ठीक नहीं हुए। हमने देखा कि वहां पे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स होते हैं, हमारे अगर फौजी जो है वो फेंस लगा रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं और 100 मसले वो और करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि चमन के ऊपर है, और आज जो है दोबारा हमारे सारे इदारे और हर पूरा दुनिया, पूरा मुल्क आज हिल के रह गया है व्हाट एवर हैपेंड इन पेशावर, क्योंकि हम इस टाइम पे वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ आवर हिस्ट्री। एंड अब जो है टेररिस्ट थ्रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और हम फिर अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं गोइंग बैक टू द एरा ऑफ 2010 2011, जहां पे आपके हर दूसरे तीसरे दिन जो है धमाके हो रहे थे। इन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया, इन्होंने इसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने खवातीन के स्कूल भी बंद कर दिए, पार्क में जाना बंद कर दिया, और वो ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूपिड थिंग जो कि 21वीं सदी के अंदर नहीं हो सकती, वो सब कुछ की, ठीक है। और वही उसी चीज पे स्टक। अब दुनिया का मसला क्या है, ठीक है, मसला ये है कि अफगानिस्तान के बैंक्स भी ऑपरेट नहीं कर रहे, अफगानिस्तान से तिजारत भी नहीं हो रही, अफगानिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक चीजें भी नहीं है। अब अगर पाकिस्तान अपना बॉर्डर बंद कर दे या पाकिस्तान इनके साथ ट्रेड बंद कर दे तो वहां पे लोग मरते हैं। पाकिस्तान अगर इनको हेल्प ना करे, एड ना करे, तो वहां पे लोग मरते हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, कैच 22 वाली सिचुएशन है यहाँ पे। अब दुनिया इनको एड भी करना चाहती है, दुनिया अफगानी लोगों की मदद भी करना चाहती है। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो जो पैसा है, वो जो एड है, वो किसको दे? वो तालिबान लीडर्स को दें।
वो तालिबान लीडर्स जो हैं फॉर एग्जांपल उसी पैसे का, उसी एड को वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें और दोबारा दुनिया के लिए थ्रेट बन जाए। तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि यू वांट टू हेल्प द पीपल इन अफगानिस्तान, you want to avert a humanitarian crisis in Afghanistan, but at the same time you do not want to embolden the Afghani leaders as well. So ये एक बहुत बड़ा मसला है कि how do you move around this situation? How do you move around this situation? Recognition जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ठीक है, आप कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और पाकिस्तान की तरफ से भी इस दफा रिकॉग्निशन नहीं होनी। ठीक है, हम भी जो है ये रिस्क 96 वाला हम दोबारा नहीं लेंगे कि हम उनको दोबारा रिकॉग्नाइज कर लेंगे। दिस इज नॉट ऑन द कार्ड्स दिस टाइम एनीमोर, ऐसा नहीं होगा। तो अफगानिस्तान इज अ ट्रिकी सिचुएशन, एंड अफगानिस्तान आई वुड से कि अफगानिस्तान हैज बीन वन ऑफ, आई वुड से अफगानिस्तान हमारे लिए एक, हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो है वो रिजल्ट्स और आउटकम जो है वो नहीं निकले। ठीक है, रिजल्ट्स और आउटकम वैसे होने चाहिए थे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वैसे नहीं आए। अभी तो आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है, और वो अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अच्छे खासे प्रॉब्लम, अच्छे खासे मसले क्रिएट हुए। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा पेन पॉइंट है पाकिस्तान। और अब जो टीटीपी वाला मसला है, हमें, मुझे ये लगता है कि हमें एक डिफरेंट तरह से अब एक्ट करना पड़ेगा, हमें एक डिफरेंट तरह से रिएक्ट भी करना पड़ेगा ऑन द अफगान मैटर, स्पेशली आफ्टर टुडेज अटैक। ठीक है, पाकिस्तान की हर मुमकिन हमेशा कोशिश रही है कि हम लोग अफगानिस्तान के खिलाफ अटैक आर्म्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पे कोलेट्रल डैमेज होता है, अवाम मर सकती है। ठीक है, और हम अपने जो है सॉफ्ट पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इवन आफ्टर टुडेज अटैक बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपके सिविलियंस, आपके लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने गए हों, नमाज जैसी अफजल चीज अदा करने गए हों, और वो वहां पे शहीद हो जाए। ठीक है, टू शो कि हमें कुछ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमारी तरफ से आएगा और आना भी चाहिए इस मामले के ऊपर, क्योंकि दिस विल नॉट स्टॉप, दिस विल नॉट स्टॉप। हो सकता है ये मामला बढ़ के हमारे बाकी शहरों में फैल जाए। अभी तो हमें नजर आता है कि मेजोरिटी ऊपर वही पिशावर वाली साइड पे जो है वो वो चल रही है वहां से। अच्छा, ये जो है ना, प्लीज नाम ना लिखा करें तरीकों के, चीजों के ना। ठीक है, नाम ना लिखा करो। ठीक है, इरिटेंट्स तो डेफिनेटली हैं बलूचिस्तान के अंदर, बिल्कुल गवादर की जो तरीका बता रही हैं, डेफिनेटली मसले तो हैं। ठीक है, सीपेक के अंदर डेफिनेटली बलूचिस्तान का भी बिल्कुल इशू है, लेकिन सीपेक के अभी फिलहाल तो और मसले मसाइल है ना। बलोचिस डेवलपमेंट तो हो, काम तो हो सीपेक के ऊपर, तो बलूचिस्तान के ऊपर इफेक्ट क्या होने हैं क्या नहीं होने, बात की बातें। पहले आप वो जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहते हैं मुल्क के अंदर उसको तो अचीव करें। पहले आपने एनर्जी क्राइसिस अवॉइड कर लिया था, अब दोबारा आप उसी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन ऑन अफगानिस्तान? चलें जी, मैं आज 10 घंटे ऑफिस था, तो अब मेरी ना आवाज बिल्कुल, आई वॉज इन ऑफिस फॉर 10 आवर्स, और मैं 8:40 पे वापस आया हूँ ऑफिस से 8:40 पे, और मैं फिर आते ही आप लोगों की जो है मैं क्लास पढ़ाने लग गया हूँ। तो इस वजह से जो है इस टाइम पे अब मेरी जो आवाज है ना वो बिल्कुल बिल्कुल बैठ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप में से कितने लोग अपीयर हो रहे हैं परसों इस सीएसएस के अटेम्प्ट में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अपीयरिंग? अपने वो हैंड रेज करें, जो है जो ऑप्शन होती है इसके अंदर। चलिए, जो लोग अपीयर हो रहे हैं, अगर उन्होंने मुझसे कोई चीज पूछनी हो अलग तो जरूर पूछ लें। ठीक है, क्योंकि आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस क्लास इधर ही। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो भी एग्जाम दे रहा है, अगर कुछ भी मुझसे पूछना चाहता है तो आप सर जैन से नंबर ले लें मेरा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं अगला जो कल का दिन है और
ठीक है, जो भी इस अटेम्प्ट के अंदर जो भी मैं थोड़ी बहुत वैल्यू आप लोगों के साथ ऐड कर सकता हूँ वो मैं डेफिनेटली करूंगा। और बाकी जो जो नए लोग हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन चलता रहेगा, वो तो हम डेफिनेटली अभी बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। और अगर आप लोग कोई परेशान हो रहे हैं कि जी मुश्किल चीज है, ज्यादा डेटा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो है जो काफी अरसे से तैयारी कर रहे थे उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली जो बिगिनर्स हैं उनको लग रहा होगा कि शायद ये मुश्किल चीज है, हमें कैसे पता होंगी ये सारी चीजें। लेकिन बिलीव मी, जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती है तो आप लोगों को जो है वो सारी चीजें साथ साथ जो है समझ आने लग जाती है। ठीक है, तो मैं आई वुड टेक अ लीव अनलेस देयर इज अ क्वेश्चन जो कि यू पीपल वांट मी टू आंसर। जी प्लीज, आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, बस मुझे डायरेक्टली कॉल ना करना, ठीक है, पहले मैसेज कर लेना। ठीक है, तो आई वुड डेफिनेटली आंसर। ठीक है जी, मेरे लेक्चर्स जो हैं तेरे मेरे ख्याल अवेलेबल हैं, रैन भाई, है ना मेरे लेक्चर्स अवेलेबल जितने भी हैं। ठीक है वो, ठीक है वो देख लें आप लोग। और बाकी चीज जो है, यस वेरी गुड क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ यूक्रेन वॉर। आप लोगों को, आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा हुआ है कि डिटेल पढ़ी थी आपने जब अफगान जिहाद शुरू हुआ था, जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान 79 के अंदर? सिमिलैरिटी नजर आती है इस वॉर के अंदर उसकी? इस वॉर के अंदर उसकी सिमिलैरिटी नजर आती है आप लोगों को? एग्जैक्टली मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एनालाइज करूं मुझे उसके अंदर बहुत सिमिलैरिटीज नजर आती है। ठीक है, और मुझे इसका जो एंड रिजल्ट है वो भी यही नजर आता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये एक स्टेलमेट है। देखिए द पॉइंट इज कि आप इसके ऊपर नेगोशिएशंस किस तरह शुरू करेंगे, आप मुझे ये बताएं। दिस विल कंटिन्यू इनटू अ स्टेलमेट, क्योंकि रशिया जो है वो अपने एम्स अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, रशिया की री, रशिया की फौज, रशिया के लोगों को बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम है, उनकी इकोनॉमी भी सफर कर रही है, वो अंडर सैंक्शंस भी हैं। तो ये फॉर द टाइम बीइंग तो दिस इज अ स्टेलमेट, और ये अभी तो स्टेलमेट ही रहेगा कुछ अरसा। ठीक है, ये स्टेलमेट रहेगा और इसके अंदर जो है ऐसे ही मसले मसाइल जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा अपना जो है वो जाती ख्याल तो इसके बारे में ये है, अभी मुझे इसका कोई सोल्यूशन तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सोल्यूशन आप देखें, द पॉइंट इज कि आप इतने अरसे के बाद, डू यू थिंक व्लादिमीर पुतिन विल वांट टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, या उसको उसकी अवाम या उसको उसकी गवर्नमेंट या उसको उसके लोग जो है वो एम्प्टी हैंडेड वापस आने पे एक्सेप्ट कर लेंगे? या और दूसरा, आप दूसरी साइड पे ये देखें कि आजकल के दौर में इज इट रियली एक्सेप्टेबल या इज इट रियली प्रैक्टिकल कि आप एक मुल्क के ऊपर कब्जा कर लें या उसके कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा कर लें? ये आजकल के दौर में हो सकता है? ये भी बहुत मुश्किल चीज है। तो इस वजह से दिस इज अ स्टेलमेट, और ये दिस विल रिक्वायर नेगोशिएशंस, दिस विल रिक्वायर अ ब्रेक थ्रू, दिस विल रिक्वायर मीडिएशन जो कि बहुत ही लंबा अरसा चलेगी। फॉर द टाइम बीइंग जो है ना ये एक स्टेलमेट के अंदर फंस जाएगी ये जंग जो है, और उधर ही रुकी रहेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉर। देखो यार, सैंक्शन जो है ना इसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ आराय है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सैंक्शन इज नॉट वर्किंग, कुछ लोग कहते हैं कि सैंक्शन इज वर्किंग। ठीक है, तो ये दिस डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। ठीक है, आप और क्या कर सकते हैं, आप देखें ना, आप क्या कर रहे हैं, आप यूक्रेन को इतना इक्विप कर रहे हो कि रशिया उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा। ठीक है, ऑल द लेटेस्ट वेपनरी, ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितने न्यूक्स हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एड दी जा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड दी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन डू, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, इसी की वजह से तो जंग अभी तक चल रही है, वरना सैंक्शंस का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो हर चीज जो है वो इंडिजिनस नहीं कर लेंगे। अरे यार, कोल्ड वॉर 2.0 नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर आपसे लंबी बात कर सकता हूँ कि कोल्ड वॉर क्यों नहीं है। ठीक है, देखें, कोल्ड वॉर के सबसे, चले पिछली कोल्ड वॉर का देख लेते हैं। पिछली कोल्ड वॉर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? पिछली कोल्ड वॉर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि देयर वाज एन आइडियोलॉजी,
There were two competing ideologies that were fighting against each other. इस point in time पे there are no two competing ideologies that are fighting against each other. तो आप इसको उस सेंस के अंदर आप कोल्ड वॉर 2.0 नहीं कह सकते, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये उसी तरह की कोल्ड वॉर है या उसी तरह की चीजें, ठीक है, उसी तरह की जो है वो कोल्ड वॉर, वो उसी तरह की आइडियोलॉजीज नहीं है, ठीक है। आप ये देखें कि इस टाइम के ऊपर जो है यूएसए जो है इट वांट्स टू कोऑपरेट विद चाइना ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स एज वेल, ठीक है, उन सेवरल एस्पेक्ट्स के ऊपर कोऑपरेट भी करना चाहता है, ठीक है। अभी जो उसकी फ्री ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी आई है उसके अंदर उसने लिखा है कि वी कैन कोऑपरेट ऑन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, ठीक है। और उसके टाइम के ऊपर क्या था, उस टाइम के ऊपर यू वांटेड टू अचीव अ विक्ट्री, यू वांटेड टू एनाहिलेट योर ओपोनेंट, आप खत्म करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप एक ऑर्डर एस्टेब्लिश कर लें जिसमें आप ही लीडर हो, ठीक है। वो इस टाइम के ऊपर पॉसिबल नहीं है, वो इस टाइम के ऊपर अचीवेबल नहीं है। तो इस वजह से आई वुड से कि कोल्ड वॉर 2.0 जो है उसको इसको लेबल करना ठीक नहीं होगा। यार ये वैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स, ये आपने मुझे अच्छा रिमाइंड करवाया, मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी लेकिन समहाउ इट स्किप्ड माय माइंड। एक काम करते हैं, आपके यार आपके पास पावर होगी, आप नहीं मिसयूज करोगे उसको, मतलब इसके अंदर। अच्छा बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ ना जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू पाकिस्तान इसके नोट्स शेयर कर दूंगा, मैं अभी भेज देता हूँ जैन भाई, जैन भाई आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। और देखिए वीटो पावर डेफिनेटली, वीटो पावर किस लिए है, वीटो पावर इज टू फर्दर योर ओन इंटरेस्ट, ऐसे ही है ना। वीटो पावर आपने और किस लिए बनाई है, वीटो पावर आपने अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई हुई है, तो आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें भी तो वीटो पावर का फायदा होता है इन द शेप के चाइना के पास है, चाइना हमारी भी मदद कर देता है बहुत दफा, उसके पास जो वीटो पावर है उससे। तो डेफिनेटली डेट रिसाइकलिंग, डेट रिसाइकलिंग क्या होता है भाई, ये इतनी आप लोग जो है, ये मुझे ये बताएं कि आप इतने कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर कैसे पहुंच गई हैं। डेट रिसाइकलिंग तो है, ये तो एक टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक अपनी वेल्थ बिल्डअप कर रहे होते हो नॉन डिटेक्टेबल टैक्स पे करके, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट ना बनो ना उसके इकोनॉमी के, यार जो मेजर मेजर चीजें हैं उसके ऊपर जाओ। अब डेट रिसाइकलिंग जो है वो आपसे थोड़ी उम्मीद कर रहा है कि आप करंट अफेयर के पेपर में आपको डेट रिसाइकलिंग पता होगा क्या होती है। चलें जी, फॉर ऑल दोज हु आर अपीयरिंग बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एक चीज का फोकस करना, सवाल को पढ़ना, याद रखना रेलेवेंस एनी डे ओवर क्वांटिटी, शीटें भर के नंबर नहीं आते, एनालाइज करके सवाल को सही तरह समझ के, सवाल को ब्रेक डाउन करके, सवाल को लिख के, अच्छा इंट्रोडक्शन लिख के, अच्छी हेडिंग्स बना के, पैराग्राफ्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस दे के नंबर आते हैं, उसके बगैर नंबर नहीं आते, ठीक है। तो अप्लाई योर माइंड, आपको पता है, अप्लाई योर माइंड, आप लोगों को पता है, ठीक है। ऐसे के पेपर के अंदर, ठीक है, यूनिक होने के चक्कर में या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के चक्कर में ऐसा टॉपिक ना उठा लेना जिसका कुछ पता ही ना हो। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर एबिलिटी। करंट अफेयर्स के पेपर जब आए, पेपर पलटाओ, बैक साइड के ऊपर सवालों के जल्दी से जो पॉइंट्स आते हैं वो स्क्रिबल डाउन करके लिख लो, ठीक है, स्क्रिबल डाउन करके लिख लो। ऑलवेज रिमेंबर कि 35 मिनट है, सारे सवालों को इक्वल टाइम दो। एक सवाल जो है वो 40 नंबर का नहीं है, 20 का ही रहेगा, बेशक उसके ऊपर 2 घंटे लगा दो या बेशक उसके ऊपर 35 मिनट लगा दो, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अ सटल बैलेंस्ड मैनर, ठीक है जी, बैलेंस्ड मैनर के अंदर, सटल मैनर के अंदर जो है आपने जो है सारे सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये याद रखें, चीजें बेसिक चीजें हैं, एनालाइज करें, सोचें बैठ के थोड़ा सा ना, एनालाइज करें, अपने माइंड को रट्टा से बाहर निकालो, करंट अफेयर्स के अंदर नहीं चले। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू पीपल विल डू इट, परेशान ना होना, ठीक है। कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल, नर्व्स अगर अंडर कंट्रोल हैं तो हाफ द गेम इज ऑलरेडी वन। ये कोई ऐसी खौफनाक चीज नहीं है जो आपसे पहले किसी ने नहीं की हुई, आपसे पहले भी लोगों ने की हुई है, आपके साथ भी लोग करेंगे, आपके बाद भी लोग करेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा जो है वो लॉजिक नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट दी हुई है वो उनको पता है, वो यहाँ पे हैं, वो मुझसे भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट फोकस। ठीक है जी, जस्ट फोकस एंड यू पीपल विल बी फाइन। ठीक है, यू पीपल विल बी फाइन। ठीक है, अटेम्प्ट करें, फोकस करेंगे। नंबर मैंने किस तरह लेने हैं, ये वो एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सिर्फ पास होना होता है। ये मुकाबले का इम्तिहान है। इसके अंदर जो है नंबर चाहिए होते हैं, इसके अंदर जो है आपने आउट परफॉर्म करना होता है बाकियों। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग डेफिनेटली जो है इसको करेंगे और आप लोग जरूर जरूर पास होंगे, और इंशाल्लाह इट विल बी, द लक विल बी ऑन योर साइड, और आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली काम आएगी। ठीक है जी, विद दिस कोई सवाल कोई चीज हो तो लेट मी नो। जहां तक हो सका मैं जरूर मदद करूंगा आप लोगों की। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल एंड डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ठीक है, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो सी यू पीपल सून। ठीक है, ख्याल रखें अपना, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आयशा, फिर आप मुझे टेक्स्ट कर लें या पूछ लें, सर जैन जिलानी से पूछ लें, वो आपको बता देंगे जैसे बेहतर जो है इसको लेके चलना है इंटरव्यू को। ठीक है, आई हेल्प यू पीपल, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, ओके जी, ख्याल रखें, थैंक यू, थैंक यू।